राजकिशोर जी हैं, जरा सुनिएगा। ये कांग्रेस के नेता हैं श्रीनिवास दिव्य, ये कह रहे हैं कि अचानक से चुनाव के नतीजे थम गए, डियर इलेक्शन कमीशन को अटैक करें, ये चल क्या रहा है। ये बार बार संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करना, वो भी जब आप प्रोसेस में है, ये सही है क्या मनु जी? देखिए, ऐसा है कि ये बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी की जो मैच्योरिटी है इसमें कहीं भी नहीं दिखती है, क्योंकि आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारा सिस्टम बड़ा रॉबस्ट सिस्टम है और हमारे यहाँ जनरली बाय एंड लार्ज जो इलेक्शन होते हैं बाय एंड लार्ज में बिल्कुल ही अच्छे तरीके से होते हैं और हमारी संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अपनी डेमोक्रेसी में हमें फख्र है और हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस और सिस्टम सारे के सारे ठीक हैं। और जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, मेरे को ध्यान है जिस समय पहले जिस समय यूपीए की सरकार होती थी उस समय बीजेपी वाले कहते थे जी ईवीएम ठीक नहीं है, और उसके बाद जिस समय बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की अभी सरकार है, तो ये इलेक्टोरल प्रोसेस पे जो पूरा सिस्टम है, तो सिस्टम को ये पोजीशन वाले चैलेंज कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। लोगों के मन में ऐसे संशय डालना और वो भी ऐसे टाइम पे जबकि आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, वो मेरे को लगता नहीं कि इसके कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना भी। अनुमा जी, एक रिएक्शन इसी खबर पर आप ही से लेना चाहूंगी। इससे पहले आप कह रहे थे चुनावों से पहले ईडी सीबीआई का गठबंधन है, इलेक्शन कमीशन ईवीएम का गठबंधन है। अब तो नतीजे बहुत हद तक उम्मीद जैसी आप कर रहे थे वैसे आ रहे हैं, और अब भी जैसा कि मेरे सहयोगी रोहित ने भी खबर बताई, इस तरीके की प्रतिक्रिया एक लोकतांत्रिक देश में कितना सही? नतीजे की जहां तक आप बात कर रही है तो आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी उससे वो लगभग 110 सीटें दूर है, और जो हम कह रहे थे उससे हम सिर्फ 60 सीटें दूर हैं। तो एक तो हमारा अप्रोक्सीमेशन सही है, और अभी चुनाव के नतीजे जो हैं ऐसा लग रहा है इलेक्शन कमीशन धीरे कर रहा है। और आप कह रही हैं कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर उंगली उठा रहे हैं। क्या आपको नहीं दिखा कि कैसे 19 अप्रैल के बाद उन्होंने जो अंतिम आंकड़े दिए थे वो 11 दिनों के बाद दिए थे? जो भी चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की है, ईडी और सीबीआई से हमने लड़ते हुए चुनाव जीता है। इसीलिए देश की जनता ने तय किया है कि मीडिया इस वक्त कोर्स करेक्शन करे। पूरे विपक्ष को मीडिया ने तभी खबरें दिखाई जब कोई निगेटिव खबर चली हो। तो इसलिए ये आपके लिए भी संदेश है। अभी मैम चर्चा तो हम आपके पक्ष में भी कर रहे हैं ना, तो लोकतंत्र का ये आंकड़े तो हम छुपा नहीं रहे भी है, उसे भी बराबरी अपने पलड़े को बराबरी रखना चाहिए। मैम अब ये आंकड़े हम भी तो दिखा रहे हैं आपको। ये आंकड़े हमने तो पॉज नहीं कर दिए ना, हमने तो आंकड़े पॉज नहीं कर दिए ना। मीडिया की जिम्मेदारी पर इस तरीके से आप सवाल उठाइएगा तो कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्ट्स पर बात कीजिए मैम। अभी आप कह रहे हैं हमने जंग लड़ी, की लीड से बहुत कम है। जंग लड़ी। अभी आपने बोला सुप्रीम कोर्ट ने आपके गठबंधन के नेता आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी चुनाव प्रचार के लिए, तब आपने उंगली नहीं उठाई। अभी सुबह से आपके पक्ष में आंकड़े आ रहे हैं, तब आपने उंगली नहीं उठाई। अब आप कह रही हैं कि मीडिया को कोर्स करेक्शन करना चाहिए। मीडिया तो नहीं पॉज कर रहा है ना आंकड़े। किया आपको लगता है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड था? आपको लगता है आज आपके आवाज में जो लड़खड़ाहट है वो साफ बता रही है कि जो अनुमा जी, अनुमा आचार्य थोड़ा धैर्य रख लीजिए। क्यों इतना गुस्सा लेके बात कर रही हैं? अरे भाई, आज अच्छी चीजें आ रही है, नतीजे अच्छे आ रहे, खुश रही है। रही बात मीडिया का कोर्स करेक्शन, ये वो छोड़िए ना। मीडिया तो तब भी मौका सबको दे रहा था। जब एग्जिट पोल हुआ हमने तब भी मन सजाया, आपके भी मेहमान आए, हमने उनसे भी सवाल पूछा, आपने जो कहा हमने एक्सेप्ट किया। जो नतीजे आ रहे हैं हम आपको भी दिखा रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। तो फिर ये नाराजगी थोड़ा कम रखिए और थोड़ा संयम, भाषा में थोड़ा संयम रखिए। हमारा काम आपको जब प्लेस देने का है ना, मौका देने का, तो हम दे रहे हैं। हमने राहुल गांधी के इंटरव्यू के लिए भी कोशिश की, वो नहीं आ रहे तो हम क्या करें? प्लीज इसलिए थोड़ा सा इसको लिमिट में रखिए। राजकिशोर जी, ये जो तरीका होता जा रहा है, और ऐसा नहीं कि आप जीत के सरकार बनाए, लेकिन अभी भी ये चीजें क्या कैलकुलेशन चल रहा है? दरअसल मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वो क्यों आम आदमी पार्टी बनना चाहती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे याद है कि 2012 में क्या हुआ था कि जब वो यहाँ पर 13 में जब चुनाव आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो राहुल गांधी ने कहा था कि हाँ, हम आम आदमी पार्टी से सीखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि 125 साल पुरानी पार्टी को एक बिल्कुल नवोदित पार्टी से सीखने की आवश्यकता है। चुनाव आयोग में SY कुरैशी, जिनके समय में लालकृष्ण आडवाणी जी ने आरोप लगाया था कि ईवीएम की वजह से हम हारे, जिसमें नरसिम्हन थे, उन्होंने किताब भी लिख डाली थी, उन्होंने चैलेंज किया था। मैं खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और गया था। उन्होंने साफ साफ डेमो करके दिखाया था। अभी फिर ये बात हुई कि एक बार जो चिप होती है ईवीएम की,
अगर उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, सारे आंकड़े उसके उड़ जाएंगे, तो आप उसको किसी भी तरीके से रिग नहीं कर सकते हैं। दरअसल ये नहीं हो सकता है कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा तू। अब एक दिक्कत ये हो गई कि हिट एंड रन की जो पॉलिसी कांग्रेस के लोगों ने बनाई है, मुझे लगता है उनको कहीं लेकर जाने वाली नहीं है। अगर इस नतीजे से वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं तो वो मानकर चले जो क्षेत्रीय दलों की ये ज्यादा बड़ी विजय है। और यूपी में कांग्रेस अगर बहुत अच्छा करती दिखाई पड़ रही है तो उसके असली हीरो अखिलेश यादव आ रहे हैं। चलिए, चर्चा को आगे भी लगातार जारी रखेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। ज्यादा विश्लेषण के लिए फिलहाल ये टैली हम आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। एनडीए के खाते में 297 सीटें हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 226 सीटें उनके खाते में यहां से जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक उस लिहाज से है कि अगर ये नारा दिया गया 400 पार, तो अभी 300 भी मुश्किल दिख रहा है। 297 इनिशियल जो अभी रुझान है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी ये भी बताया जा रहा है कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। 242 का वो आंकड़ा है जिसमें बीजेपी पहुंची है, यानी अपने दम पर बीजेपी पूर्ण बहुमत अभी फिलहाल उससे काफी ज्यादा दूर है। हालांकि कांग्रेस तो अभी हम उन चेहरों के बारे में आपको जानकारी दे दें जो अभी तक ये जीत के साथ आगे बढ़े। हमीरपुर, ये वो सीट जहां से लगातार 4 बार अनुराग ठाकुर जीते हैं और इस बार भी बड़ी जीत के साथ अनुराग ठाकुर आगे बढ़ गए। ये हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 सीटों पे बीजेपी लीड कर रही थी और मंजू शर्मा भी जयपुर से जीती। ये टैली हम आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। एनडीए के खाते में 297 सीटें हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 226 सीटें उनके खाते में यहां से जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक उस लिहाज से है कि अगर ये नारा दिया गया 400 पार, तो अभी 300 भी मुश्किल दिख रहा है। 297 इनिशियल जो अभी रुझान है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी ये भी बताया जा रहा है कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। 242 का वो आंकड़ा है जिसमें बीजेपी पहुंची है, यानी अपने दम पर बीजेपी पूर्ण बहुमत अभी फिलहाल उससे काफी ज्यादा दूर है। हालांकि कांग्रेस और उनके जो गठबंधन है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और एक मजबूत विपक्ष कम से कम यहां नजर जरूर आ रहा है। सरकार एनडीए की बनती दिख रही है और तो ये आंकड़े जो अभी तक हैं, एनडीए 290, इंडिया गठबंधन 233, अदर्स 20, 272 की मेजोरिटी चाहिए एनडीए के पास। ये आंकड़ा पहुंच चुका है, लेकिन बीजेपी 238 के साथ सबसे बड़ी पार्टी अब तक बनी है। के लिए फिलहाल ये टैली हम आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। एनडीए के खाते में 297 सीटें हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 226 सीटें उनके खाते में यहां से जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक उस लिहाज से है कि अगर ये नारा दिया गया 400 पार, तो अभी 300 भी मुश्किल दिख रहा है। 297 इनिशियल जो अभी रुझान है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी ये भी बताया जा रहा है कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। 242 का वो आंकड़ा है जिसमें बीजेपी पहुंची है, यानी अपने दम पर बीजेपी पूर्ण बहुमत अभी फिलहाल उससे काफी ज्यादा दूर है। हालांकि कांग्रेस और उनके
गठबंधन है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और तो लगातार जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, दिन चढ़ रहा है, दोनों ही दलों की जो सांसें हैं वो भी कहीं कहीं बीच बीच में थम जाती हैं, बीच बीच में फिर स्ट्रेस हो जाता है, बीच बीच में खुशी हो जाती है, क्योंकि अभी जो टैली हम आपको दिखा रहे हैं एनडीए 290 और इंडिया 233 यानी बीजेपी 238 फिलहाल इस वक्त जो आपको बता रहे हैं। और ये जो इस वक्त अपडेट हम आपको दे रहे हैं, ये अपडेट कहाँ की रोहित? बिहार की, बिहार से अपडेट आ रही है। हाँ। आरजेडी 3। मैं बिहार के जो अभी तक